नमस्कार, मेरा नाम नंदन है और मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को पॉइजनिंग के बारे में जानकारी दूंगा। जहर जो विष होता है, अक्सर गलती से कभी भी कोई इसको जो है ले लेता है ओरली, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या घातक इसके लक्षण दिखाई देते हैं, क्या इसका उपचार होता है, मेडिकल उपचार क्या होगा, इसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो जो है सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा। पॉइजनिंग हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक तो कीटनाशक पदार्थ लेने की वजह से हमारे शरीर में पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर कभी दवाइयों की जो है ज्यादा ओवरडोज लेने की वजह से जो है पॉइजनिंग हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी इसकी जो परिभाषा लिखी है, इसमें लिखा है जैसे हमारे घरों में जो है जो किसान लोग होते हैं वो कई प्रकार के जो कीटनाशक पदार्थ का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई अलग अलग नाम से मार्केट में आते हैं। कई प्रकार के पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक जो इंसेक्टिसाइड आदि के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर हम कभी तबियत जब खराब होती है तो हमारे घरों में दवाइयां रहती हैं। वो दवाई जो है, उन दवाइयों की एक फिक्स डोज होती है। अगर हम उसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उस ओवरडोज की वजह से भी हमारे शरीर में पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो है पॉइजनिंग होती है। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी कीटनाशक दवा है ना, कोई अगर पेस्टिसाइड अगर हम लेते हैं या फिर कोई ड्रग ओवरडोज ले लेते हैं, तब ये हमारे खून के माध्यम से पूरे बॉडी में फैलता है और जिसकी वजह से जो है इंसान की जो है मौत तक हो जाती है। ये क्योंकि बड़ा घातक होता है, एक जहर या विष होता है। ठीक हो गया। जैसे मैं इसके कारण के बारे में जानकारी दे रहा था आपको। कारण इसके जैसे कोई पेस्टिसाइड, ये अलग अलग नाम है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस, सल्फास हो गया, नवान हो गया, डीटीटी हो गया, आदि कई अलग अलग प्रकार के जो मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के जो ये पेस्टिसाइड हमारे जो है बाजार में उपलब्ध होते हैं और ये हमारे किसान भाई लोगों के पास रहता है। ठीक, तो ये जो है कभी गुस्से में आके कभी व्यक्ति इसको लेता है, लेकिन कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये जो है अगर जब बॉडी में जाता है तो बड़ी पॉइजनिंग होने के बाद जो आदमी की डेथ तक हो जाती है। ये तो इसके क्या हो गए, कारण हो गए। अब मैं इनके लक्षण के बारे में बात करूंगा। लक्षण क्या दिखाई देंगे इसमें। सबसे पहले तो पेशेंट जब इसको लेते हैं, कोई भी ये पॉइजनिंग लेगा, इतनी कई प्रकार की मैंने पॉइजनिंग आपको बताई इसमें, तो ये अलग अलग कीटनाशक है। तो जब इनमें से कोई भी अगर ये कीटनाशक अगर लेता है व्यक्ति, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देने लगा, बहुत अधिक पसीना उसको आने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, उल्टी सी जो है उसको होने लगेगी और खांसी होने लगेगी। आंखें की जो पुतलियां होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि पिन पॉइंट हो जाती है, और मुंह से लार झाग उसका निकलने लगेगा और उसका जो बीपी कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, है ना, और उसको जो है बेहोश हो जाएगा, उसका जी घबराने लगेगा और वो जो है पेट दर्द, जलन आदि की वजह से वो हमारे पास आएगा। और ये अब हम उसका जो है कैसे उसका घर में उसका वो क्या इलाज कर सकते हैं, घरेलू, ये तो उसके लक्षण मैंने बता दिए। अब इसके घरेलू उपचार के बारे में मैं जानकारी दूंगा। घरेलू उपचार हम इसका क्या करेंगे, पहले तो उसको भरोसा देना है कि तुम ठीक हो जाओगे, है ना। और दूसरी बात, हमने उसके बाद उसको साइड लाइन पोजीशन देनी है। कभी भी कोई भी अगर हमारे घरों में कभी भी कोई पेशेंट उल्टी कर रहा है या उसके मुंह से झाग निकल रहा है, अगर ऐसी कभी भी परिस्थितियां अगर हो रहती हैं, तो उसको हमेशा साइड लाइन पोजीशन देनी है। साइड लाइन पोजीशन का मतलब ऐसे एक साइड में ऐसे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि उसके मुंह से अगर कोई उल्टी या झाग जो भी आ रहा है तो वो जो है बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इसमें हम पहले तो उसको साइड लाइन पोजीशन देंगे, इस तरीके से करवट ऐसे में देंगे जिससे उसका झाग बाहर निकल जाएगा। क्योंकि इसका कंसेप्ट ये है, अगर हम उसको ऐसे साइड लाइन पोजीशन नहीं देते हैं तो जो झाग है, जो उल्टी है, वो अगर उसके सांस लेने में चले जाएगा, रिस्पिरेटरी उसमें सिस्टम में अगर जो है इंटर करेगा तो उससे वो चोक कर सकता है। ये इसका कंसेप्ट है। दूसरा, 2 फिंगर लेके ऐसे हम उसको वोमिटिंग उल्टी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे गैस्ट्रिक जो रिफ्लेक्स होते हैं वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा और जिसकी वजह से उसे उल्टी होने लगेगी, है ना, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ये हो गया। और दूसरा, नमक पानी। नमक पानी क्या होता है कि ये हमारे एसिड, हमारे बॉडी में जो एसिड बेस होता है, तो इसमें क्या होता है, जब ये स्टमक में जाता है तो यहाँ इसकी एसिड और बेस के बैलेंस को जो डिस्टर्ब कर देगा, तो उसकी वजह से भी उसको क्या होने लग जाएगी, वोमिटिंग होगी। तो जो वोमिटिंग करा रहे हैं उसको, तो उससे क्या फायदा हमको कि जो उसका विष पेट में था, स्टमक में, वो क्या हो जाएगा, उसकी विष की मात्रा कम हो जाएगी। ये उसको उल्टी इसलिए करा रहे हैं कि जैसे अगर वो उल्टी के द्वारा बाहर थोड़ी विष अगर बाहर निकल जाएगा तो उसके साथ उल्टी के साथ तो उसकी मात्रा थोड़ा कम हो जाएगी। एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है, हमने तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसको जो है गाड़ी 108 को जो है एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए, है ना। और दूसरा, एम्बुलेंस होगी या फिर अपने व्हीकल है तो उसे आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना। जितना जल्दी आप ले जाओगे तो उतनी जल्दी जो है चांसेस है कि पेशेंट की जान बच सकती है। और दूसरी बात, जो भी सैंपल उस व्यक्ति ने जो भी कीटनाशक पदार्थ या फिर जो भी अगर उसने दवाई उसने ले रखी है,
उसका सैंपल साथ में लेके आना है उनके परिजनों ने। इससे क्या होगा कि डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि इसने किस प्रकार की पॉइजनिंग करी है और इसका क्या एंटीडोट देना है। ये हो गया इसका घरेलू उपचार के बारे में। ठीक है, हम घर में मतलब इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ करेंगे नहीं। कुछ ज्यादा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये बात होगी। अब हम इसके बाद करते हैं मेडिकल उपचार के बारे में। मेडिकल उपचार हम इसमें क्या देंगे, ये वोमिटिंग उल्टी वाला तो मैंने बता ही दिया है। 2 फिंगर से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट करेंगे, नमक पानी एसिड बेस का डिस्टर्बेंस होगा उससे उसे ये उल्टी कराएंगे। और उसके ऑक्सीजन की इसमें कमी रहती है। आपको फिर से बता दूं कि जब भी जो भी पेशेंट से पॉइजनिंग लेता है तो उसके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन की कमी रहती है। इसीलिए हमको जो है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन को हम चेक करेंगे हॉस्पिटल में आने के बाद। खाना पीना उसे कुछ देना है नहीं। और दूसरा उसमें जो है उसको एक गैस का इंजेक्शन लगा देंगे, ये यानी कि पेंटॉप लगा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो सल्फास आदि होता है ना, इसमें एक गैस बन जाती है जो एक फाजिन करके पूरी गैस बनती है। बड़ी खतरनाक गैस होती है, पूरी बॉडी में जब फैलती है तो वैसे भी पेशेंट को ज्यादा परेशान इरिटेशन करती है ना। अब दूसरा हम उसके एबीसी चेक करेंगे, एयरवे में कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग सही से आ रही नहीं आ रही है, सर्कुलेशन सही है नहीं है, ये हम उसका चेकअप करेंगे वाइटल साइंस। ठीक है, हॉस्पिटल में आने के बाद हम ये प्रोसेस करेंगे। ये इतनी जानकारी आपको दे दी है। इससे पहले कि मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। हाँ, ये जो है मतलब इसमें मैकेनिज्म कैसे होता है कि हमारे मेनली जो है हमारे एक तो हार्ट को और दूसरा जो है हमारे लंग्स को जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब ये पॉइजनिंग लेते हैं। होता क्या है कि जब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब ब्लॉक करने लगता है तो हमारा जो हार्ट की जो पंपिंग होती है वो कम होने लग जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसका बीपी ये जो है हार्ट रेट कम हो रही है तो पंपिंग भी कम होने लग जाएगी। और दूसरा क्योंकि होता क्या है कि हमारे हार्ट और लंग्स का दोनों का जो कोरिलेशन होता है, एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, एक दूसरे से चलते हैं सिस्टम, है ना। अब होगा क्या, जब हमारे लंग्स में जो है अगर पानी भर जाएगा, अगर इसकी हार्ट की पंपिंग कम होगी तो इसके उसे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। और इसमें जो है दिल में सूजन आ सकती है, धड़कन कम हो सकती है और धीरे धीरे जो है मल्टी फंक्शन जो हमारे मल्टी ऑर्गन होते हैं उनको उनकी फंक्शनिंग को धीरे धीरे फेल करते रहेगा और जिसकी उसे जो है पैरालाइज तक होने लग जाता है। तो ये सिस्टम जो है होता है मेनली हमारे ये हार्ट और लंग्स को प्रॉब्लम करता है जब हम पॉइजनिंग लेते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा इसमें, अब हम एक प्रोसीजर करेंगे, राइस ट्यूब उसके इंसर्ट करते हैं हम पेशेंट के। राइस ट्यूब इंसर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पेट में ज्यादा मात्रा में अगर विष है तो वो जो जहर है उसको जो है कम करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन लेंगे। नॉर्मल सलाइन जो है राइस ट्यूब के द्वारा नॉर्मल सलाइन से उसके स्टमक को वॉश करेंगे। एक अभी थोड़ा सा मेडिकल पर्सन के लिए मैं जो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कराता हूँ थोड़ा सा राइस ट्यूब के बारे में। इसमें क्या करेंगे, राइस ट्यूब तो है नहीं मेरे पास लेकिन इसी से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। राइस ट्यूब इसी टाइप की होती है वैसे। इसको क्या करते हैं, पहले इसको जो है हम मेजर कर लेते हैं नोज से लेके हमारे ईयर लूप और फिर ईयर लूप से लेके हमारे जिगफॉइड प्रोसेस तक। ये इसको ऐसे करते हैं और ये हमारे जो है यानी कि जो लेफ्ट नोज में हम लेफ्ट में इसको जो है क्या करेंगे, नोस्ट्रिल में जो है इंसर्ट करेंगे। जब इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, जाइलोपिन जेली आदि लगाते हैं, उससे इंसर्ट कर दिया हमने। इंसर्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 या 3 लीटर नॉर्मल सलाइन से जो है उसके स्टमक को वॉश करेंगे। पहले तो इसको हम जब इसको जब राइस ट्यूब को जब हम पेट में स्टमक में जब इसको इंसर्ट कर ले नोज के द्वारा जो है हम इसको पेट में जब इंसर्ट कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं अगर उसको बहुत ज्यादा कफिंग हो रही है या फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे जबरदस्ती नहीं डालना, हो सकता है कि वो कहीं, इसको हम चेक कैसे करेंगे फिर मतलब कि ये हमारा सही से पेट में ही गया है, इसके लिए हम एक्सरे कर सकते हैं। दूसरा एक बाउल लेंगे, उसमें पानी लेंगे, उसमें बुलबुले आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पेट में नहीं गया हुआ है। तो क्योंकि बुलबुले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर वो सांस वाली नली में जाती है तो हम सांस लेते हैं ना, अंदर बाहर छोड़ते हैं तो इस वजह से बुलबुले आते हैं उसमें। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया इसको हम चेक करने का। दूसरा हम थोड़ा गैस्ट्रिक जूस निकाल के देख सकते हैं क्योंकि इसके जब ये वाला पोर्शन इसका बाहर रहेगा, है ना, ये जो नोज से बाहर रहेगा, इस बाहर वाले पोर्शन में है जो हम यहाँ से जो है सिरिंज डाल के थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस निकाल सकते हैं। दूसरा इसके थ्रू जो है हम यहाँ पर इसमें जो अगर यहाँ पर यानी कि जो है सिरिंज में हवा पहले इसमें जो हवा ऐसे पुश करेंगे तो उसके बाद स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो इससे भी पता लग जाएगा कि ये हमारा सही से फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ हमारे स्टमक में। ये तो इसका पता करने के लिए मैंने बता दिया है। अब इसमें क्या होगा, सिरिंज, इसी सिरिंज से जब ये वाला पोर्शन इसका बाहर रहेगा तो यहीं से हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन 2 या 3 लीटर नॉर्मल सलाइन जो है एक बार इसमें इंसर्ट करेंगे, है ना। उसके बाद फिर यहीं से इसको जो है
बाहर भी निकालेंगे उसको, है ना, इस ऐसे बाहर निकाल देंगे इसी में से। इससे क्या होगा, जब जो नॉर्मल सलाइन है उसे बाहर निकालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उसके पेट में जो बहुत ज्यादा विष की मात्रा थी वो कम हो जाएगी, जहर की मात्रा कम हो जाएगी। राइस ट्यूब डालने से हमें ये फायदा होगा, है ना। इससे इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं, ठीक है। इसका जो नाम, ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं। और इससे हमारा स्टमक जो होता है, हमारा पेट जो है वॉश करके जो हमारे जहर की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। ठीक हो गया, जो गैस्ट्रिक ट्यूब है इसको बोलते हैं। एक चीज तो ये होगी, और दूसरी चीज इसमें आएगी, इनकी चारकोल दे सकते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं। पहले आपको मैं एंटीडोट के बारे में जानकारी देता हूँ। एंटीडोट क्या होता है, किसी भी पेशेंट को जब कोई भी अलग अलग, क्योंकि इसमें मैंने बताया था अलग अलग कीटनाशक है या अलग अलग दवाइयां होती हैं, उन सभी का एंटीडोट अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पैरासीटामोल की अगर हमने ज्यादा मात्रा ले ली तो उसके लिए क्या होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। इसी प्रकार अगर हिपेरिन ज्यादा मात्रा में ले लिया, उसका एंटीडोट क्या होता है, प्रोटाइन सल्फेट होता है। मतलब इनकी अलग अलग, जैसे साइनाइड का नाइट्राइट ऑक्साइड। तो इस तरीके से अलग अलग कीटनाशक या अलग अलग दवाइयों की जो है क्या होती है, अलग अलग एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट बता रहा था। एंटीडोट का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो भी जहर या जो भी हमने कीटनाशक ले रखा है या कोई भी दवाई अगर ले रखी है तो उसके अगेंस्ट में उसकी मात्रा, उसकी विष की मात्रा को कम करती है, रिड्यूस कर देती है। इसी को हम एंटीडोट बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विष प्रतिकारक बोलते हैं। ठीक हो गया। ये जो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है इसका चारकोल, ये क्या होता है, इसको हम 15 से 30 ग्राम दे सकते हैं एक दिन में। ये बड़ा अच्छा ऑब्जॉर्बर होता है। जब ये हमारे स्टमक में जाता है तो ये क्या करता है, उस विष को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारा, इसीलिए हम इसको, ये किसी भी पॉइजनिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा क्या होता है, इनकी एक्टिवेटेड चारकोल होता है। जो हमारे घरों में जो लकड़ी जलाते हैं उससे जो कोयला बनता है, वो कोयला जो है पीस के उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में जब रहता है उसी को हम एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। ये क्या करता है, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद, और ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मशरूम आदि का जो एंटीडोट होता है ये होता है एट्रोपिन। इसका जो है इंजेक्शन देते हैं एट्रोपिन का। एट्रोपिन का इंजेक्शन जो है, एक तो इसका जो एक्शन मैकेनिज्म जो होता है इसका, एक तो ये सिक्रेशन को कम करता है, हार्ट बीपी और उसके हार्ट रेट को बढ़ा देता है ना। लेकिन इसको बिना डॉक्टर के एडवाइस के हम कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी इमरजेंसी दवाइयां हैं, इनको ऐसे नहीं दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो मात्रा होती है, ये एट्रोपिन, इसमें कई कंट्रा इंडिकेशन भी होते हैं। डॉक्टर इसको कई चीज देखिए उसको देता है। क्योंकि जैसे अगर कोई पेशेंट अस्थमा वाला है, हो सकता है पेशेंट प्रोस्टेट वाला है, हो सकता है पेशेंट को ग्लूकोमा है, आदि कंडीशन में जो है डॉक्टर इसको नहीं देता है। इसीलिए इसको डॉक्टर के एडवाइस की ये दवाइयां लेनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो एट्रोपिन होता है इसकी जो मात्रा होती है 0.01 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको देते हैं। नॉर्मली मैंने ऐसे हॉस्पिटल पे देखा है 1 ml या 2 ml के जो एम्प्यूल आते हैं उसको हम 5 या 10 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके फिर हम इसे पेशेंट को लगाते हैं। ये आईवी और आईएम रूट से दिया जाता है, लेकिन हम पेशेंट अभी इमरजेंसी कंडीशन है तो हम इसको आईवी रूट से देंगे तो जल्दी काम करेगा। ये हमारा एट्रोपिन के बारे में बात हो गई। और उसने बहुत ज्यादा पॉइजनिंग करी है तो ये इंजेक्शन यूनिपाम भी हम देते हैं। ये पाम करके आता है। ये होता क्या है, ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वहां एक हमारा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएस्ट्रेज बोलते हैं। उसके साइड में जाके जहां पर वहां बहुत वो क्या, उसके एक रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो पॉइजन जो है वो हार्मोन्स की जो बाधा डालते हैं हमारे फंक्शनिंग में, तो ये वहां बाइंड होकर धीरे धीरे उसके जहर को हटाता है। तो इसलिए हम इसको देते हैं। इसकी जो डोज होती है 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको हम देते हैं। इसको हम बीडी दे सकते हैं और दूसरा आईएम और आईवी हम इसको देते हैं। इसका नाम जो होता है, इसका जो सॉल्ट जो नाम है इसका, वो तो उसका ब्रांड था यूनिपाम, इसको हम बोलते हैं प्रेलिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेलिडॉक्सिन बोलते हैं। तो ये बात हो गई, ये दवाई के बारे में हो गई। अब हम आपको बताएंगे थोड़ा सा जो ये, और अगर वो कन्वर्जन आदि आ रहे हैं तो उसको डाइजेपाम आदि हम देंगे। अगर पेशेंट थोड़ा सा नॉर्मल हो गया उसके बाद हम उसको नॉर्मल एसिड बेस भी उसका बैलेंस कराने के लिए हम उसको नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज आदि वो हम बाद में चढ़ाएंगे जब पेशेंट सही कंडीशन में आ गया। हो सकता है उसको और सेप्टोग्लोन आदि एंटीबायोटिक हम बाद में दे सकते हैं। ये बात हो गई। अब हम आगे बताते हैं जो ये पेस्टिसाइड हैं इससे हमारे हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है
और इससे हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग दिन प्रतिदिन जो है ज्यादा इस कीटनाशक का इस्तेमाल करने की वजह से ये हमारे स्किन को जो है इरिटेट कर रहा है, हमारे आईज को इरिटेशन कर रहा है, और जो हमारे हार्मोन्स को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे प्रकार के कैंसर आदि भी होने लगे हैं। तो ये केमिकल का जो है कम से कम इस्तेमाल करें, किसान भाइयों को भी हम जागरूक कर सकते हैं इस चीज के लिए। और दूसरा पेस्टिसाइड इफेक्ट इन्वायरमेंट को, ये हमारा क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है, हमारे सॉइल को पोल्यूशन कर रहा है, और हमारे जो भी खाद्य पदार्थ है उनमें जो है इनकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप जो है इनको शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए जो है शेयर करिएगा। धन्यवाद।